नमस्ते, सभी को प्रणाम। सभी स्टूडेंट एक बार जो लाइव क्लास में जुड़ जाइए, फिर हम आज की क्लास शुरू करेंगे। तो आज हमारी 12वीं क्लास है। विगत 11 क्लासों में हमने फर्स्ट यूनिट टीचिंग एप्टीट्यूड जो है शुरू किया है। तो 11 क्लासेस हमारे हो चुके हैं। जिन्होंने जो है 11 क्लासेस हमारे नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाकर वो दे सकते हैं। हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में पेपर 1 की प्लेलिस्ट है, उसमें सारी क्लासेस जो है हमारे वहाँ पर रिकॉर्डेड क्लासेस है, तो वो देख सकते हैं जो रिकॉर्डिंग के स्टूडेंट हैं या फिर जो नए स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। तो सभी स्टूडेंट जो है एक बार कमेंट कीजिए क्लास में, जिससे जो है हम क्लास को शुरू करेंगे। तो आज जो है हम टीचिंग एप्टीट्यूड में जहाँ तक हमने कल पढ़ा था उसके आगे हम पढ़ेंगे। तो आज कुछ इम्पोर्टेंट जो है पॉइंट्स हम पढ़ेंगे। तो हम यहाँ तक पढ़ चुके थे कि बौद्धिक कारण क्या होते हैं। शिक्षा में जो बौद्धिक कारण, ये बौद्धिक कारण किसके संदर्भ में है? शिक्षक के संदर्भ में, विद्यार्थी के संदर्भ में नहीं है। बौद्धिक कारण शिक्षक, शिक्षक के संदर्भ में। ठीक है, सभी स्टूडेंट एक बार कमेंट कीजिए, जितने भी स्टूडेंट लाइव आ चुके हैं क्लास में। तो बौद्धिक कारण हमने पढ़ा कि जिसमें ज्ञान शक्ति, बुद्धि का शाब्दिक अर्थ क्या है? ज्ञान शक्ति। कि एक टीचर के पास नॉलेज होना चाहिए, उच्च नॉलेज। अगर ना हो तो वो अच्छी कक्षा डिलीवर नहीं कर पाता, अच्छा शिक्षण जो है डिलीवर नहीं कर पाता, और कक्षा का वातावरण भी नेगेटिव हो जाता है, और जो विद्यार्थी है उनको भी शिक्षक पर संदेह होता है, और उसकी चर्चा वो जो अपने माता पिता से करते, और साथ ही साथ दूसरे टीचर के साथ या फिर प्रिंसिपल एचओडी के साथ भी करते हैं। ठीक है, और उसका क्या है, प्रखर बुद्धि वाले जो विद्यार्थी उनको कठिन सवालों का संतोषजनक उत्तर नहीं मिलता अगर शिक्षक की बुद्धि शक्ति कमजोर है। ये सारे पॉइंट जो हमने कल पढ़े थे। तो हम यहाँ पर आखिरी पॉइंट क्या था? बौद्धिक कारण से संबंधित ये सभी बातें जो एक कुशल शिक्षक के कक्षा संचालन की विधि को विकसित और परिष्कृत करते हैं। इसके अंतर्गत शिक्षक निम्नलिखित त्रिस्तरीय क्रियाओं को पूर्ण करता है। तो अभी हम त्रिस्तरीय क्रियाओं को देखने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या करेगा? कार्य का विश्लेषण करना। कार्य का विश्लेषण करना सबसे पहला स्टेप है। शिक्षा वास्तव में मानवीय प्रक्रिया है जिसके माध्यम से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर प्रभाव डालता है। प्रभाव डालने वाला शिक्षक होता है। प्रभाव कौन डालता है? शिक्षक। विद्यार्थी शिक्षक पर नहीं, शिक्षक सारे विद्यार्थियों पर प्रभाव डालता है। तो इसलिए आप देखेंगे कि बहुत से स्टूडेंट कहते कि हमें इस टीचर की तरह बनना, या फिर ये टीचर हमारे आइडल है। क्यों कहते? क्योंकि उनका उन पर प्रभाव पड़ता है। सीमा जी नमस्ते। नमस्ते सभी को, नमस्ते सभी को प्रणाम। सिंह जी नमस्ते, गुड इवनिंग। तो आगे बढ़ते हम कि शिक्षक किस पर प्रभाव डालता है? विद्यार्थियों पर। और प्रभाव ग्रहण करने वाला कौन होता है? विद्यार्थी। प्रभाव ग्रहण करने वाला विद्यार्थी। शिक्षक में मूल्य परक ज्ञान होने के लिए कार्य के विश्लेषण की योग्यता होनी चाहिए। यहाँ पर एक कॉमा हम दे देते हैं जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। शिक्षक में मूल्य परक ज्ञान होने के लिए कार्य के विश्लेषण की योग्यता होनी चाहिए। कार्य का विश्लेषण वो उसकी विशेषताएं, शिक्षण को शिक्षक
शिक्षक को शिक्षण कार्य के लिए प्रभावित करती है। शिक्षक को प्रभावित करने वाले कारक क्या है? विद्यार्थियों की सीखने संबंधी क्रियाएं। तो सीखने संबंधी क्रियाओं जो है उसका प्रभाव किस पर पड़ता है? शिक्षक पर पड़ता है। कैसे पड़ता है? कि अगर कक्षा में अच्छे स्टूडेंट है, कक्षा में अगर सारे स्टूडेंट अच्छे से ध्यान लगाकर अगर पढ़ते हैं तो उसका पॉजिटिव जो है इम्पैक्ट टीचर पर पड़ता है। लेकिन अगर कक्षा में स्टूडेंट नहीं आते, कक्षा में स्टूडेंट आते हैं लेकिन जो है ध्यान नहीं देते, कक्षा में आपस में बात करते, तो उसका क्या पड़ता है? नेगेटिव, नकारात्मक प्रभाव किस पर पड़ता है? शिक्षक पर पड़ता है। तो विद्यार्थियों की सीखने के संबंधी कार्य क्रियाएं जो होती है उसका प्रभाव किस पर पड़ता है? शिक्षक पर पड़ता है। कैसा? अगर अच्छे से पढ़ रहे तो पॉजिटिव पड़ेगा, और अच्छे से नहीं पढ़ रहे तो नेगेटिव प्रभाव जो है पड़ेगा। विद्यार्थियों ने सीखने हेतु सकारात्मक व्यवहार। विद्यार्थियों से सीखने हेतु सकारात्मक व्यवहार इसमें आएगा कि विद्यार्थी अगर सीखने के लिए इच्छुक है, विद्यार्थी अगर प्रश्न पूछते हैं, जिज्ञासु प्रवृत्ति के है और अच्छा से प्रश्न पूछते, उससे क्या है, एक तो विद्यार्थी को भी मोटिवेशन मिलेगा और शिक्षक को भी मोटिवेशन मिलेगा कि मेरे स्टूडेंट मुझसे पढ़ रहे, सीख रहे और नए प्रश्न पूछ रहे। उसके कारण जो शिक्षक और पढ़ाई करेगा और ज्ञान अर्जित करेगा और अपनी कक्षाओं को और बेहतर करेगा। उससे शिक्षक का भी विकास होगा, विद्यार्थी का भी विकास होगा। विद्यार्थी अधिगम संबंधित परिस्थितियों का ज्ञान। और फिर उसके बाद विद्यार्थी अधिगम संबंधी परिस्थितियां कौन सी है? आर्थिक परिस्थिति नहीं, ये है अधिगम यानी कि लर्निंग से, कि लड़का सीखता कितना है, विद्यार्थी सीखता कितना है, उसकी परिस्थिति क्या है? अधिगम की, यानी कि वो कमजोर स्टूडेंट है या फिर वो होशियार स्टूडेंट है या फिर एक मध्यम स्टूडेंट है, यानी कि वो ज्यादा बोंदू भी नहीं है और ज्यादा होशियार भी नहीं है। तो तीन टाइप के बेसिकली स्टूडेंट होते हैं। एक होते ये मध्यम, जो कि पढ़ाई भी करते, खेल कूद भी करते, मौज मस्ती भी करते और अंक भी ठीक ठाक लाते। एक होते जो सिर्फ पढ़ाई करते और हमेशा टॉप करते, और एक ऐसे होते जो पढ़ाई भी नहीं करते, खेलते भी नहीं, चुपचाप बैठे रहते। ऐसे तीनों टाइप के विद्यार्थियों को जो शिक्षक को देखना पड़ता है। तो वही विद्यार्थी के अधिगम संबंधी परिस्थितियों का ज्ञान शिक्षक को लेना पड़ता है। ये क्या है? उसके कार्य का विश्लेषण है। उसे काम करना है कहाँ पर? अपनी कक्षा में। अपनी कक्षा को बेहतर करने के लिए क्या करना होगा? उसे विद्यार्थी अधिगम संबंधी परिस्थितियों का ज्ञान लेना होगा कि हमारे कक्षा में अगर 100 स्टूडेंट आते हैं तो 100 स्टूडेंट में कौन से 10 स्टूडेंट है जो कि होनहार है, यानी कि टॉपर है, यानी कि जो फर्स्ट है, और कौन है जो 50 स्टूडेंट है जो कि मीडियम में है, और कौन है बाकी के स्टूडेंट 40 जो कि ठीक से नहीं है, जिन्हें ठीक से पढ़ना नहीं आता। ये सारा विश्लेषण जो है करना पड़ता है। ये क्या है? कार्य विश्लेषण है। इसके बाद निदानात्मक मूल्यांकन के लिए मापदंड जो है, मानदंड जो है का निर्धारण करना। तो निदानात्मक मैंने आपको मूल्यांकन बताया था। निदानात्मक यानी कि समस्या की जड़ को पहचानना, इसी को निदान कहते हैं। समस्या की जड़ को पहचानना। जैसे कोई स्टूडेंट पढ़ता नहीं है, उसका कारण क्या है? उसकी आर्थिक परिस्थिति तो ठीक है या नहीं, उसे पढ़ने लिखने में कोई प्रॉब्लम है, उसे पढ़ना लिखना नहीं आता, लिखना नहीं आता, ये सारी जो है कारण, उसके पीछे जाकर उसकी जड़ में पहुंचना। अगर किसी विद्यार्थी के मार्क्स नहीं आ रहे, क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि उसका कोई सब्जेक्ट वीक है। कौन सा सब्जेक्ट वीक है? वो सब्जेक्ट ढूंढ कर निकालना, उसे ही निदान कहते हैं। और निदान के बाद क्या आता है? उपचार। तो उपचार और निदान में अंतर है। निदान का अर्थ है कि समस्या की जड़ को पहचानना, और उपचार क्या है? उस समस्या की जड़ हमने पहचान ली, अब उस पर उपचार करेंगे। ठीक है। तो निदान शब्द आपको डॉक्टर, जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो वहां पर जहां पर आप वेटिंग रूम में बैठे हुए होते हो तो वहां पर बहुत से चार्ट लगे होते हैं। उन चार्टों में अगर हिंदी में कुछ लिखा होगा तो वहां पर निदान शब्द लिखा होगा। एक तरफ ऊपर निदान लिखा होगा और नीचे उपचार लिखा होगा। अगर कभी आपने गौर किया हो तो ये शब्द आपको किसी भी हॉस्पिटल में दिखाई देगा। तो जिस प्रकार से डॉक्टर उपचार करता है उसी प्रकार से शिक्षक भी उपचार करता है शिक्षा में। वो शरीर का उपचार करते हैं, शिक्षक विद्यार्थी के ज्ञान का उपचार करते हैं, जो समस्या है उसका उपचार करते हैं परीक्षा में जो उपयोगी है, उससे ज्ञान के उपयोगी जो है। ये सभी क्या है? कार्य किसे करने पड़ते हैं? शिक्षक को क्या करना पड़ता है? विश्लेषण करना पड़ता है। और विश्लेषण संश्लेषण मैंने बताया था क्या होता है। विश्लेषण और संश्लेषण का अर्थ, विश्लेषण यानी कि तोड़ तोड़ कर किसी बात को देखना। जैसे मैंने आपको एक गुलाब का उदाहरण दिया था, गुलाब के फूल का, कि विश्लेषण और संश्लेषण क्या होता है कि किसी गुलाब की पंखुड़ियों को अलग अलग करके जो है हम एक एक पंखुड़ी का अगर उदाहरण, ऐसा इसमें से एक पंखुड़ी तोड़कर इसे इसका जो है
हमने पूरा अध्ययन किया, फिर दूसरी ली, तो ऐसे सारे पंखुड़ियों को अलग अलग जब हम उसके उसका जो है ज्ञान लेते तो उसे हम विश्लेषण करते हैं। लेकिन संश्लेषण किसे करते हैं? पूरी अगर पूरे कमल को अगर हम पूरी तरह से देखें और पूरी तरह से अगर उसका सारांश निकाले तो उसे हम संश्लेषण करते हैं, यानी कि जोड़ना। जब जहां पर जोड़ना होता है वहां पर संश्लेषण होता है, जहां पर तोड़ तोड़ कर बारीकी से एक बात को देखना होता है। क्योंकि यहाँ पर कार्य में भी देखिए, यहाँ पर उसने एक शिक्षक ने अपने सारे कार्यों को तोड़ तोड़ कर, जैसे विद्यार्थी की सीखने के संबंधी क्रियाओं को अलग किया, फिर विद्यार्थियों के सीखने हेतु सकारात्मक व्यवहार ये भी उसको अलग किया, फिर विद्यार्थी अधिगम संबंधी परिस्थितियों का ज्ञान ये भी उसे अलग किया, और निर्णात्मक मूल्यांकन के लिए मानदंड का निर्धारण करा। ये सारे बातों को अलग अलग करके उस पर जो विश्लेषण किया शिक्षक ने, उसके बाद जो उसकी कक्षा बेहतर होगी। ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, आप सभी लोग समझते हैं। अभी इसके बाद हम एक डायग्राम देखेंगे यहाँ पर, पाठ्य वस्तु विश्लेषण। हमें पाठ्य वस्तु विश्लेषण करने के समय क्या होता है? पाठ्य वस्तु विश्लेषण यानी कि हमारा सिलेबस जो है उसका हमें विश्लेषण करना है कि सिलेबस में हमारे क्या क्या है। तो कैसे करेंगे? पहले तो हम प्रकरण देखेंगे। प्रकरण कितने हैं हमारे? 10। हमने देखा, पहले प्रकरण देखा कि 10 है, पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा, पहला टीचिंग एप्टीट्यूड है, दूसरा कौन सा रिसर्च एप्टीट्यूड है। ये सारे प्रकरण को एक बार वन बाय वन हमने जब पढ़ा, इसे इसे अलग अलग करके देखा, उसे क्या कहते हैं? विश्लेषण कहते हैं। तो हम पाठ्यक्रम का विश्लेषण करते हैं। और उसके बाद उपप्रकरण, प्रकरण के अंदर यानी कि एक तो यूनिट होता है, उसका सब यूनिट जो होता है तो वो उप प्रकरण होता है, यानी कि पार्ट के अंदर एक छोटे पार्ट होते हैं। जैसे हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड है, वो टीचिंग एप्टीट्यूड में हम क्या पढ़ रहे हैं अभी? जो शिक्षक के हम बारे में पढ़ रहे हैं अभी। इससे पहले हमने किशोरावस्था और बालावस्था वो पढ़ा हमने, शिशुअवस्था, तो वो क्या है? इसके उप प्रकरण है। अभी इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? मूल्यांकन की प्रणालियां पढ़ेंगे। ये क्या है? टीचिंग एप्टीट्यूड का एक उप प्रकरण है। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? मूल्यांकन प्रणाली पढ़ेंगे, किस प्रकार से मूल्यांकन किया जाता है। और फिर तत्व, उसके क्या क्या तत्व है ये। तो इस प्रकार से हम पाठ्य विश्लेषण करता है एक शिक्षक। फिर कार्य विश्लेषण। अब कार्य विश्लेषण में क्या, अभी पाठ्यक्रम तो हमने जान लिया क्या क्या है, कैसे कैसे कितना बड़ा है, 10 यूनिट का। फिर अब ये 10 यूनिट कैसे पढ़ाने, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? कार्य विश्लेषण करना पड़ेगा। उसमें क्या आता है? शिक्षण के दौरान किए जाने वाले कार्य। तो उसमें क्या कार्य आएंगे कि पहला यूनिट पढ़ाना है, फिर दूसरा यूनिट पढ़ाना है, फिर आपका यूनिट जैसे खत्म होता है तब पीवाईक्यू लेना है, एमसीक्यू लेना है, बीच में टेस्ट लेना है, बीच में प्रश्न पूछने हैं आपसे, आपसे उत्तर जानने हैं, आपकी रुचि जिज्ञासा सबका जो समाधान करना, ये सब कुछ कार्य विश्लेषण के अंतर्गत आता है। फिर शिक्षण प्रकाशन, अनुशासन, पर्यवेक्षण, अन्य कार्य। तो इसमें एक पर्यवेक्षण करना, अन्य कार्य यानी कि फिर असाइनमेंट देना, ये सब कुछ करना, फिर उनको देखना कि सबको जांचना कि सब ठीक से कर रहे हैं या नहीं, शिक्षण व्यवस्था ठीक से चल रही है या नहीं, कक्षा में ठीक से सब कुछ चल रहा है कि नहीं, ये कार्य विश्लेषण के अंतर्गत आता है। फिर क्या है अंत में? कौशल विश्लेषण। कौशल्य यानी कि स्किल, स्किल होती है, स्किल डेवलपमेंट किसमें? एक तो विद्यार्थियों में और एक टीचर में। टीचर की स्किल क्या होती है? पढ़ाने की स्किल, यानी कि पढ़ाने का कौशल। उसमें क्या होगा? प्रश्न पूछना, प्रश्न पूछना, प्रयोग करना। प्रश्न पूछना यानी कि क्वेश्चन करना, जैसे आपको एमसीक्यू दिए जाते हैं, या फिर मैं जैसे थोड़ी थोड़ी पीपीटी पढ़ाने के बाद आपको पुरानी क्लास में से कुछ प्रश्न पूछता हूँ, तो वही है ये प्रश्न पूछना। फिर प्रयोग करना क्या है? प्रयोग किए जाते हैं, जैसे ये विज्ञान में प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन हम भी प्रयोग करते हैं कक्षा में, साहित्य वाले भी कैसे करते हैं? जैसे कि आपको कुछ प्रश्न पूछे, किसी एक बात को जोड़कर पूछा गया दूसरी बात को, तो हम प्रयोग करते कि किस प्रकार से आप उसको उत्तर दे पा रहे हो या नहीं, आपका उत्तर आ रहा है या नहीं, कौन सा विद्यार्थी कितना कमजोर है, ये सभी हम प्रयोग करके देखते। कैसे? प्रश्न पूछकर, प्रश्न देकर, या फिर बात घुमाकर, कि प्रयोग करते कि आपको कितना आता है, कौन कितना पानी में है। फिर व्याख्या करना, आपको तो पता है व्याख्या करना टीचर का काम होता है, इसलिए टीचर जो प्रोफेसर होते हैं उनको लेक्चरर भी कहा जाता है, क्योंकि वो व्याख्यान देते हैं, व्याख्याता कहा जाता है जैसे हिंदी में। फिर निदान करना, निदान यानी कि समस्या को पकड़ना, क्या है समस्या। फिर निदान होने के बाद क्या होगा? उपचार होगा। ये सारे कौशल्य किसमें होते हैं? टीचर में होते हैं। शिक्षण उद्देश्यों की पहचान करना, इसके बाद का पॉइंट है। देवराज जी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, बीना जी, रेखा जी, और कौन कौन
क्लास में लक्ष्मी जी, पिंकी जी, सिंह जी, जमाल जी, सभी को प्रणाम, सभी को गुड इवनिंग। तो हम पढ़ रहे शिक्षण उद्देश्यों की पहचान करना। शिक्षक का मुख्य उद्देश्यों की पहचान करके गंतव्य पर पहुंचना है। गंतव्य क्या है? हमारा गंतव्य क्या है? हमारा गंतव्य क्या है? नेट परीक्षा पास करना, ये गंतव्य स्थान है। गंतव्य यानी कि अंतिम स्थान जहां पर पहुंचना होता है। शिक्षक का मुख्य ध्येय उद्देश्यों की पहचान करके गंतव्य पर पहुंचना और विद्यार्थियों को अधिकाधिक लाभ देना है, परंतु यह तभी संभव है जब शिक्षक आवश्यकतानुसार पुस्तक के निर्माण से लेकर विद्यार्थियों के मूल्यांकन तक का ध्यान रखे। उद्देश्यों की पहचान के 3 आधार निर्धारित हैं। उद्देश्य क्या है? शिक्षण उद्देश्य करने के लिए क्या होगा कि एक तो हमें मैप बनाना होगा। कौन सा? रोड मैप, या हमें शुरू कैसे करना है, खत्म कैसे करना है। जैसे हमारे कितनी यूनिट है? 10 यूनिट है, तो शिक्षक पूरा, ठीक है। यहाँ पर आगे अधिगम उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखना। उद्देश्य पूर्ण अधिगम आवश्यक रूप से घटित होता है। विद्यार्थी अधिगम का उद्देश्य पहले से निर्धारित पर संगठित रूप से क्रियाशील होता है। यदि बालक गणित सीखना चाहता है तो वह ऐसे व्यक्ति या शिक्षक के पास जाएगा जो उसे गणित के सिद्धांत व व्यवहार सिखा सके। शिक्षक अपने शिक्षण कार्य को प्रभावी, वस्तुनिष्ठ व वैज्ञानिक बनाने के लिए अधिगम उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप से लिखने की आवश्यकता के अनुरूप सकारात्मक रूप से प्रभावी बनाता है। इसके बाद अधिगम के उद्देश्यों को विस्तृत आयाम देता है। प्रश्नों के चयन में सुगमता प्रदान करता है। शिक्षण के सभी प्रश्नों के वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन में सहयोग प्रदान करता है। और फिर शिक्षण एवं अधिगम की प्रक्रिया को संतुलित बनाता है। तो ये सभी अधिगम उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखना, ये है इसमें। फिर मनोवैज्ञानिक कारक, क्योंकि मनोविज्ञान का भी बड़ा प्रभाव होता है। शिक्षण का एक मनोवैज्ञानिक पक्ष होता है। दिशापरक चेतना से परिपूर्ण शिक्षक विद्यार्थियों के लिए अनुकूल दिशा निर्धारित करता है, जिससे उनकी शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक क्षमताओं का पूर्ण विकास होता है। साथ ही निर्धारित किए गए लक्ष्य पूर्ण होते हैं। शिक्षक का दायित्व है पहले से चलने वाली उनकी सीख प्रक्रिया को आवश्यकता अनुसार एक सकारात्मक व इच्छित दिशा में मोड़ देना, ताकि वे अपने गतिशील वातावरण के परिवर्तन के प्रति खुद को ढाल सके। तो मनोवैज्ञानिक कारक क्या है कि शिक्षा में मनोविज्ञान का प्रभाव, कि एक बालक का मनोविज्ञान अलग से होता है, फिर बड़े स्टूडेंट का किशोरावस्था में मनोविज्ञान अलग होता है। तो उस मनोविज्ञान के अनुसार, उनके भावनाओं के अनुसार, उनके इमोशनल्स को, उनके अध्यात्म को कैसे शिक्षा में उपयोगी किया जा सकता है, यानी कि उनकी इमोशन क्या होते, प्यार होना, घृणा होना, किसी से नफरत होना, किसी से दोस्ती होना, ये सारी इमोशंस जो है, द्वेष का भाव का, इसका कैसे प्रयोग कर सकते हैं हम शिक्षा में, किस प्रकार से उनके आध्यात्मिक जीवन को जो है कक्षा में प्रयोग कर सकते हैं, उनके धर्मों को कैसे जोड़कर हम पढ़ा सकते हैं। जैसे हम कभी भी पेपर 1 पेपर 2 पढ़ाते तो बहुत से हिंदू धर्म के हम उदाहरण देते हैं, जैन धर्म के, इस्लाम धर्म के उदाहरण देते हैं। क्यों? उनका मनोवैज्ञानिक रूप से उनको जोड़ना है। जो उनकी आध्यात्मिक धारणा है, उस धारणा को लेकर जो है हमें उसे शिक्षा में डालना है। उनके जो इमोशंस है उनको लेकर जो है शिक्षा में डालना है। उनके संबंध, पति पत्नी के संबंध, माता पिता के संबंधों का उदाहरण देकर उनको शिक्षा में डालना है। ये सभी क्या किसके अंतर्गत आता है? मनोविज्ञान के अंतर्गत आता है। तो ऐसे जोड़कर जो है पढ़ाया जाता है। ठीक है। किसी शिक्षक का झुकाव मन से शिक्षण की ओर नहीं है तो वह अच्छा शिक्षक नहीं बन सकता है। तो देखिए, बहुत से ऐसे टीचर्स होते हैं हमारे जिनका झुकाव ही नहीं होता शिक्षण में। वो जो है सिर्फ पैसों के लिए जो है
नौकरी के लिए जो हर साल सैलरी मिले हमें फिक्स, इसके लिए जो परीक्षा देते हैं। यहाँ पर हम बहुत से नेट के स्टूडेंट भी देखते हैं, वो नेट इसलिए निकालना चाहते हैं क्योंकि उनको पैसे चाहिए, उनको नौकरी चाहिए, उनको क्या चाहिए, जॉब चाहिए। वो टीचर नहीं है, उनको सिर्फ पैसे, उनके पास भले ही नौकरी लग जाए उन्हें, उनको पैसे मिलना शुरू हो जाए, लेकिन वो एक अच्छे टीचर नहीं बन सकते क्योंकि उनके अंदर टीचर के कोई गुण ही नहीं है। उन्होंने टीचिंग जॉब इसलिए सेलेक्ट की क्योंकि उनको वहां पर जॉब दिख रहा था, जॉब मिल रहा है इसलिए जॉब कर रहे हैं। तो बहुत से ऐसे शिक्षा में तो है, खास करके इंजीनियरिंग और मेडिकल में तो इसकी भरमार ज्यादा है, खासकर इंजीनियरिंग स्टूडेंट। ऐसे बहुत से इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं जिनको कभी इंजीनियरिंग करनी ही नहीं थी, लेकिन आज उन्होंने इंजीनियरिंग पूरी कर ली है और आज जॉब करते हैं, लेकिन वो जॉब से कभी खुशी नहीं है। ना घर में खुश रहते, ना बाहर खुश रहते, ना अपने संबंधों में खुश रहते, ना पति पत्नी के साथ खुश रहते, वो अपनी पार्टनर के साथ खुश नहीं रहते, क्योंकि उन्होंने वो डिसाइड किया, वो जॉब चूज की जो उन्हें कभी करनी ही नहीं थी। तो इसी प्रकार कुछ शिक्षक भी हमें ऐसे मिलते हैं जिनका शिक्षा में कोई रुचि नहीं होती, पढ़ने लिखने में कोई रुचि नहीं होती। ऐसे भी शिक्षक होते हैं जिनको किताबों से नफरत है, वो ना खुद पढ़ते ना दूसरों को पढ़ने देते, और वो उल्टा कक्षा को, शिक्षा को, अपने सब्जेक्ट को ही क्या समझते, कम समझते, कम आंकते हैं। शिक्षण जो है उसको कम आंकते हैं कि एक शिक्षक की भूमिका कुछ नहीं है। उन्हें लगता है कि दूसरे प्रोफेशन जो है ज्यादा अच्छे, मेडिकल, डॉक्टर, इंजीनियर ये अच्छे होते, शिक्षक बनना कुछ अच्छी बात नहीं। ऐसे भी कुछ लोग होते, ऐसे लोगों का जो है वो अच्छे शिक्षक नहीं बन पाते। वही दूसरी ओर शिक्षक का शिक्षण की ओर मन से झुकाव हो तो वो अच्छा शिक्षक न होने पर भी प्रयास करके आदर्श शिक्षक बन सकता है। तो देखिए दूसरा क्या है कि लगन, पर यहाँ पर चेक कर लेता हूँ। अभी वो अगर इंटरनेट प्रॉब्लम है तो ये थोड़ा सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। एक बार मैं कमेंट पढ़ लेता हूँ, नेटवर्क प्रॉब्लम है सभी। क्लास रुक रही है। क्लास जो रुक रही है कोई बात नहीं, एक बार मैं यहाँ पर चेक कर लेता हूँ। जो रुक अभी क्लास ठीक है। अभी मैंने जो है अभी बफरिंग नहीं करेगी क्लास, ठीक है। अभी सभी लोग ध्यान दीजिए, अभी प्रॉब्लम नहीं आएगी इंटरनेट की। तो हम एटीट्यूड पढ़ रहे थे, एक बार एटीट्यूड को समझ लीजिए, क्योंकि एटीट्यूड का जो है अर्थ जो है समाज में अलग है, शब्द जो है बदल गया है ये, लेकिन एटीट्यूड का असली अर्थ जो है दूसरा होता है। एटीट्यूड का अर्थ होता है नजरिया, लेकिन हम एटीट्यूड का अर्थ क्या लेते हैं, देखो उस लड़की में एटीट्यूड ज्यादा है, वो वाला एटीट्यूड का अर्थ कभी होता ही नहीं। एटीट्यूड का अर्थ होता है नजरिया, हमारा किसी भी वस्तु की तरफ, किसी भी विषय की तरफ देखने का नजरिया। एटीट्यूड का अर्थ ये नहीं होता कि कोई लड़का एकदम गॉगल लगा के आता है, किसी से बात नहीं करता, किसी को भाव नहीं देता, तो उसे इसमें बड़ा एटीट्यूड है। एटीट्यूड का अर्थ वो होता ही नहीं, कौन सी भी डिक्शनरी आप खंगाल कर देखिए, एटीट्यूड का अर्थ वो होता ही नहीं है। लेकिन समाज में जो है एटीट्यूड का अर्थ जो है पूरी तरह से बदल दिया गया है। एटीट्यूड का जो समाज में अर्थ है उसे आपको पूरी तरह से भूल जाना है, वो गलत है, गलत तरीके से जो है शब्द का प्रयोग हो रहा है। तो एटीट्यूड का अर्थ होता है नजरिया। नजरिया में कौन से दो प्रकार आता है, एक होता है पॉजिटिव एटीट्यूड और दूसरा होता है नेगेटिव एटीट्यूड, यानी कि सकारात्मक अभिवृत्ति, और दूसरी होती है नकारात्मक अभिवृत्ति। इसको हम कक्षा में सिलेबस में किस प्रकार से देखते हैं, जैसे आपका हिंदी साहित्य की तरफ अगर सकारात्मक नजरिया है तो आपका हिंदी साहित्य में विकास होगा, कक्षा में विकास होगा। अगर आपकी रुचि उसमें नहीं है हिंदी साहित्य में, तो आपका क्या होगा, नेगेटिव एटीट्यूड होगा, नकारात्मक अभिवृत्ति होगी। तो इसमें दो ही प्रकार होते हैं, किसी वस्तु, किसी विषय, किसी भी बातों में आपका नजरिया क्या है। दो नजरिए होते, एक सकारात्मक और नकारात्मक, और इसी जो है हम एटीट्यूड कहते हैं। उसे क्या, धनात्मक अभिवृत्ति, जिससे, और दूसरी नकारात्मक अभिवृत्ति। धनात्मक यानी कि पॉजिटिव,
नकारात्मक यानी नेगेटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव एटीट्यूड होते हैं। तो एटीट्यूड का कोई भी संबंध जो है इससे नहीं है कि कोई लड़का आपसे बात नहीं करता तो उसमें एटीट्यूड है, ये शब्द प्रयोग करना बंद कीजिए, ये शब्द उसके लिए है ही नहीं। नजरिया इस शब्द का अर्थ होता है। एटीट्यूड का आपको अर्थ समझना चाहिए, परीक्षा में इंपॉर्टेंट है। एटीट्यूड यानी कि किसी भी वस्तु की तरफ, किसी भी विषय की तरफ, किसी भी दुनिया में जो भी है, जैसे कोई व्यक्ति है उसकी तरफ आपका पॉजिटिव एटीट्यूड है या नेगेटिव एटीट्यूड है। पॉजिटिव में क्या है, अगर आप उसे पसंद करते हो तो पॉजिटिव है, आप उसे पसंद नहीं करते तो नेगेटिव है। वही अगर कक्षा में शिक्षक का सब्जेक्ट में पॉजिटिव एटीट्यूड है तो क्या होगा, कक्षा प्रभावी बनेगी। अगर उसका एटीट्यूड नेगेटिव है यानी कि उसका सब्जेक्ट में कोई ज्ञान नहीं है और रुचि भी नहीं है तो नेगेटिव एटीट्यूड हो जाएगा। तो इसका संबंध किससे, रुचि से है। अभिवृत्ति एटीट्यूड का संबंध क्या है, रुचि से होता है। दो प्रकार की रुचियां, एक पसंद वाली एक नापसंद वाली। तो एटीट्यूड का संबंध रुचि से है। एटीट्यूड का शाब्दिक अर्थ नजरिया, हिंदी में अगर आपको सीधे समझना है तो नजरिया, आपका नजरिया कैसा है किसी वस्तु को देखने के लिए, किसी विषय को देखने के लिए। तो ये होता है एटीट्यूड का अर्थ, अभिवृत्ति का अर्थ। ठीक है, इसमें किसी को कंफ्यूजन नहीं होना। अगली बार कोई आपको एटीट्यूड का शब्द का अर्थ पूछे तो आप वो ना बताएं जो कि समाज बोलता है। एटीट्यूड का अर्थ नजरिया होता है। ठीक है, सभी स्टूडेंट कक्षा में ध्यान दीजिए। मुझे सभी लोग एक बार कमेंट कीजिए आपको एटीट्यूड का अर्थ समझ आ गया, अभिवृत्ति का अर्थ समझ आ गया। और अभिवृत्ति का अर्थ होता है नजरिया। एक धनात्मक नजरिया होता है, दूसरा नकारात्मक होता है। शिक्षण कार्य में अगर शिक्षक का नजरिया कक्षा में अपने सिलेबस के प्रति, अपने सब्जेक्ट के प्रति नकारात्मक है तो कक्षा जो है अच्छी नहीं हो पाएगी। अगर वही पर उसका नजरिया पॉजिटिव है, विषय में उसकी रुचि है तो कक्षा जो है बेहतरीन होगी। यही कहना चाहता है अभिवृत्ति यहाँ पर। ठीक है, फिर मूल प्रवृत्तियां। प्रत्येक मनुष्य में मूल प्रवृत्तियां उग्र या शांत रूप में होती है। प्रख्यात मनोवैज्ञानिक मेडुगल ने मूल प्रवृत्ति की परिभाषा दी है। मूल प्रवृत्ति प्रदत्त शक्ति है जिसके कारण प्राणी किसी विशेष प्रकार के पदार्थ की ओर ध्यान देता है। उसकी उपस्थिति में विशेष प्रकार के संवेग की अनुभूति कराता है वह एवं उस पदार्थ के संबंध में एक विशेष प्रकार का आचरण करता है। तो हमारे मूल प्रवृत्तियां जो कुछ होती है, जैसे कुछ लोग होते हैं जो ज्यादा ही हिंसक होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो कि ज्यादा ही उग्र स्वभाव के होते हैं, कुछ लोग होते हैं कि ज्यादा ही शांत होते हैं, उनको कितना भी मारो वो शांति बैठेंगे, कुछ लोग उनको कितने भी प्यार से बोलो वो गुस्सा ही करेंगे। तो ये कुछ मूल प्रवृत्तियां होती है जिसका प्रभाव कक्षा में पड़ता है। अगर कोई टीचर उग्र स्वभाव का है तो वो छोटी सी गलती पर भी जो है स्टूडेंट को डांटेगा, उसको कहेगा कक्षा के बाहर चले जाओ, तुम लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे, तुम बोंदू के बोंदू हो, ऐसे आपको टीचर मिले होंगे। तो ये क्या उनकी मूल प्रवृत्ति है। तो बहुत से ऐसे टीचर होते हैं जिनकी मूल प्रवृत्ति में गुस्सा इतना भरा होता है कि उनके सामने आप कितना भी अच्छा बनो, कितने भी अच्छे काम करो, उनको आप गलत ही लगती हो। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो कक्षा और शिक्षण में जो है कीड़े की तरह होते हैं, दीमक की तरह होते हैं, जो कि शिक्षण व्यवस्था को खा जाते हैं, जिससे जो अरुचि निर्माण हो जाती है कक्षा में विद्यार्थियों की शिक्षण के प्रति। या फिर ऐसा टीचर है और उस टीचर का अगर सब्जेक्ट है, फला फला एक टीचर है और फला फला वो एक सब्जेक्ट है, और वो टीचर इतना उग्र है, इतना खड़ूस है कि वो हमेशा स्टूडेंट को डांटता रहता है, उसकी गलती हो ना हो। तो उससे क्या होगा, उस बच्चे की उस सब्जेक्ट में लाइफ टाइम के लिए अरुचि हो जाएगी। वो लाइफ टाइम वो कभी वो सब्जेक्ट ठीक से पढ़ नहीं पाएगा, समझ नहीं पाएगा, वो उससे हमेशा डरता रहेगा, उस सब्जेक्ट है उस टीचर से। तो उससे क्या है, दीमक की तरह वो शिक्षा व्यवस्था के खा जाते हैं ऐसे लोग। तो ऐसे लोग हमारे शिक्षा व्यवस्था में आपको हर जगह पर दिखाई देंगे, लेकिन इनसे आपको बचकर रहना है। फिर भावनाएं, भावना ग्रंथियां। भावना ग्रंथियों अथवा अहम की भावना से संबंध कारक शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावी ही नहीं करता, बल्कि धीरे धीरे शिक्षक के सद्गुणों का भी लोप करता है। जैसे ही शिक्षक में यह भावना उत्पन्न होती है कि मैं सर्वश्रेष्ठ शिक्षक हूँ, जैसा ज्ञान मेरे पास है वैसा ज्ञान पूरे पृथ्वी पर किसी के पास नहीं है, वैसे ही उसके गुणों का
ह्रास होने लगता है। इसी कारक का दूसरा पक्ष है हीन भावना से ग्रस्त होना। दूसरा पक्ष क्या है? हीन भावना से ग्रस्त होना। यदि किसी शिक्षक के मन में यह बात आ गई कि वह शिक्षण कार्य समुचित ढंग से नहीं कर पाएगा, तो भले ही शिक्षक विषय का कितना भी ज्ञानी हो, जानकार हो, लेकिन वह कक्षा में सकारात्मक रूप से प्रदर्शन नहीं कर सकता। एक कुशल शिक्षक को इन दोनों स्थितियों से दूरी बनाए रखनी चाहिए। फिर भावनाएं, ग्रंथियां क्या है? यहाँ पर दो प्रकार की भावनाओं का उल्लेख किया गया है। पहली भावना क्या है? अहम की भावना। अहम की भावना ईगो होना। अहम ब्रह्मास्मि वाला डायलॉग आपने देखा होगा, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही ज्ञाता हूँ। ये जब भावना आ जाती है शिक्षक में, तो उसका क्या होता है? ह्रास होने लगता है। क्योंकि अगर वो समझे कि उसे सब कुछ आता है, सब कुछ आने का अर्थ क्या है? उसे पढ़ना ही नहीं पड़ेगा। तो पढ़ना ही नहीं पड़ेगा तो वो नया नॉलेज लेगा ही नहीं। नया नॉलेज नहीं लेगा तो उसका नॉलेज क्या होगा? पूरा पड़ जाएगा, इतिहास बन जाएगा। क्योंकि नॉलेज हर दिन बदलता रहता है, हर सेकंड। टेक्नोलॉजी तो हर सेकंड में, मिली सेकंड में भी बदल जाती है। आज जो टेक्नोलॉजी है कल उससे एडवांस हो जाएगी। या फिर आप अभी एक कक्षा खत्म करने के बाद पता नहीं 1000 एप्लीकेशन जो इंडिया में अभी लॉन्च हुए होंगे दुनिया में, अलग अलग प्रकार के छोटे छोटे नए नए सॉफ्टवेयर, नई नई डिजाइन, नई नई अपडेट। तो हर सेकंड टेक्नोलॉजी बदल रही है, हर सेकंड नॉलेज बढ़ता जा रहा है। केवल साहित्य का ही, साहित्य में नॉलेज बढ़ता रहा है। अभी इस समय में हमारे भारत और विश्व में पता नहीं कितने लोग कविता लिख रहे हैं, कितने लोग कहानियां लिख रहे हैं, कितने लोग उपन्यास लिख रहे हैं, जो कि कितने जो है नए प्रकाशन जो है प्रकाशित कर रहे होंगे किताबें। तो ये नॉलेज बढ़ता है, साहित्य नॉलेज बढ़ता। साहित्य ऐसा नहीं कि साहित्य सिर्फ इतिहास है, एक बार लिख दिया तो उतना ही पढ़ना है हमें, शुक्ल जी का इतिहास, उसके बाद कोई इतिहास है ही नहीं। इतिहास हर दिन रचा जा रहा है। आज का दिन आप कल का दिन हो जाएगा तो कल का दिन इतिहास बन गया है, और वो हिंदी साहित्य के इतिहास में आएगा। हिंदी साहित्य का इतिहास हर दिन दिखाया जा रहा है। भले ही एक किताब में आपको नहीं मिलेगा, लेकिन आज भी कविता लिखी जा रही है, आज भी उपन्यास लिखे जा रहे हैं, आज भी नए कवि है। तो ये सारी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो अगर आपके अंदर ईगो आ जाता है, अहम आ जाता है कि मैं सबसे बड़ा ज्ञानी हूँ, सर्वश्रेष्ठ शिक्षक हूँ, तो आपका क्या होता है? ह्रास होने लगता है। और इसका दूसरा पक्ष क्या है? कि हीन भावना, कि मुझे कुछ आता ही नहीं है। भले आपको आता है लेकिन आपको लगता है कि नहीं मुझे आता नहीं है। स्टूडेंट जो है कक्षा में ध्यान नहीं देते, तो उसमें हीन भावना आ जाते है टीचर में कि क्या मैं अच्छा नहीं पढ़ाता। भले ही वो ठीक ठाक पढ़ा लेता है टीचर, लेकिन उसे अगर एक बार ऐसा लगे कि स्टूडेंट जो है उसकी बात समझते नहीं, या फिर ऐसा हुआ कि कोई किसी एक स्टूडेंट ने बता दिया कि सर आप अच्छा नहीं पढ़ाते, तो उसका अर्थ ये नहीं कि वो टीचर बुरा है, शायद उस स्टूडेंट को समझ नहीं आ रहा, ऐसा भी हो सकता है। तो उस एक बात से क्या होगा? टीचर के मन को आघात लगेगा कि मुझे स्टूडेंट ने कहा कि मुझे तो पढ़ाना नहीं आता, तो उसके उसके दूसरे दिन से वो पढ़ाने में रस नहीं लेगा, रुचि नहीं लेगा, बेमने मन से जो है पढ़ाएगा। तो ये दो भावनाएं जो है आपको याद रखनी है। और अच्छा कुशल शिक्षक क्या होता है? इन दोनों स्थितियों से दूर रहता है। अगर बोला जाए कि आपको पढ़ाना नहीं आता, तो ठीक है, जो गलतियां हो रही है उस गलतियों पर काम करेगा। और अगर उसमें ये बात आ जाती है कि मैं सर्वश्रेष्ठ शिक्षक हूँ, तो वो क्या करेगा? इस भावना को दूर रखेगा और जो है नई नॉलेज की तरफ बढ़ता जाएगा। कौन सा शिक्षक? कुशल शिक्षक। अगर कुशल शिक्षक नहीं है तो एक तो ये ऊपर वाले में फंस जाएगा, या फिर ये नीचे वाला, यानी कि हीन भावना में फंस जाएगा, या फिर श्रेष्ठ भावना में, ईगो में फंस जाएगा। तो मैक्सिमम टीचर जो है ये इन दोनों भावना में फंसे हुए रहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे टीचर होते हैं जो इनमें फंसते नहीं है, इससे दूर रहते हैं। लेकिन ये दोनों भावनाएं जो है शिक्षक के मन में कभी ना कभी आ ही जाती है। ऐसा नहीं है कि शिक्षक इससे दूर रहेगा या फिर इससे दूरी बनाकर जो है लाइफ टाइम रह पाएगा। कभी ना कभी उसमें अहम की भावना आ ही जाती है, कभी ना कभी उसमें हीन भावना भी आ जाती है। ये दोनों भावना शिक्षक के जीवन में आती रहती है। लेकिन कुशल शिक्षक क्या है? इन दोनों को छोड़कर आगे बढ़ जाता है। फिर शिक्षण कौशल, टीचिंग स्किल। सभी को पढ़ाया हुआ बात समझ में आ रही है? सभी लोग एक बार कमेंट कीजिए, आपको पढ़ाया हुआ समझ आ रहा है? क्योंकि यहाँ पर जो है ज्यादा डिफिकल्ट कुछ है नहीं।
सीधी सीधी जो बातें हैं यहाँ पर, ज्यादा जो है कठिन नहीं है, इसमें रॉकेट साइंस नहीं है कुछ। शिक्षण कौशल, टीचिंग स्किल, शिक्षण की सभी क्रियाएं विद्यार्थियों के अधिगम की ओर केंद्रित होती है। शिक्षक कक्षा में एक साथ कई भूमिकाओं का निर्वहन करता है, जैसे व्याख्यान देना, उदाहरण देना तथा प्रश्नों को रोचक बनाने में विशिष्ट व महत्वपूर्ण शब्दों की व्याख्या करना। तो टीचर क्या है? टीचर की स्किल, शिक्षण कौशल, टीचिंग स्किल जो है हर टीचर के पास नहीं होती, इसलिए सारे टीचर बेस्ट टीचर नहीं कहलाते। एक होता है पढ़ाना, दूसरा होता है पढ़ाने में जो मनोरंजन लाना, पढ़ाना अच्छे से पढ़ाना, स्किल के थ्रू पढ़ाना। तो स्किल बहुत से टीचर में नहीं होती, बहुत से टीचर जो है सीधा सीधा पढ़ाकर जो है खत्म कर देते बात को, उसमें कुछ रोचकता नहीं ऐड करते, बीच में प्रश्न नहीं पूछते, पिछली कक्षा के प्रश्न नहीं पूछते, पिछली कक्षा के में जो पढ़ा उसका रिवीजन नहीं करवाते, आज जो पढ़ा उसका रिवीजन नहीं करवाते। ये जो है ये सारी स्किल है। पढ़ाते पढ़ाते जो है बीच में कोई कहानी बताई, कोई रोचक घटना बताई, कुछ हंसाया बच्चों को, उनके मन पसंदीदा जो है बातें की, उससे क्या होता है इंगेज रहती है क्लास। ये सारी जो है स्किल जो है बहुत से टीचर में नहीं होती। बहुत से टीचर क्या होते हैं सिर्फ पढ़ाते हैं, हर समय उनमें एक ही भाव होता है, गंभीर भाव। जैसे कोई रोबोट पढ़ाता है ना, उस प्रकार से मैक्सिमम टीचर पढ़ाते रहते हैं। और ऐसे टीचर में ईगो भी बहुत ज्यादा होता है कि ठीक से पढ़ो, हंस क्यों रहे हो, इस प्रकार के टोन में वो बात करते हैं। तो ऐसे जो टीचर है उनसे आपको दूरी रखनी होती है। वो कहेंगे आपको कि पढ़ो लिखो, एग्जाम आ रही है, इसके बाद जो करना है कर लो। तो क्लास में अगर आप कोई हंसी मजाक करते हो तो उस पर भी वो आपको डांट देते हैं। तो ऐसे टीचर जो है उनमें स्किल नहीं होती पढ़ाने की, और वो कक्षा से कभी जुड़े हुए महसूस नहीं करते, ना स्टूडेंट उनसे जुड़ते हैं ना वो खुद कक्षा में जुड़ते हैं। तो ये ऊपर से जैसे सैटेलाइट से किसी को देखना हुआ, उस टाइप से जो पढ़ाना होता है उनका। तो कौशल्य में क्या होता है? व्याख्यान देना, उदाहरण देना तथा प्रश्नों को रोचक बनाने में विशिष्ट व महत्वपूर्ण शब्दों की व्याख्या करना, ये सारे टीचिंग स्किल में आता है। शिक्षण प्रक्रिया में प्रयुक्त होने वाली सभी क्रियाएं शिक्षण कौशल कहलाती है। शिक्षण को एक और विज्ञान माना गया है तो दूसरी ओर कला। शिक्षण कौशल शिक्षण के व्यवहारों का एक समूह होता है जो विद्यार्थियों में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में सम्मिलित रहता है। एक प्रभावशाली शिक्षक उसी को माना गया है जिसमें विशिष्ट कौशल्य उपस्थित हो। तो यहाँ पर क्या है, टीचिंग क्या है? आर्ट्स एंड साइंस दोनों है, भाषा का है आर्ट्स एंड साइंस दोनों है। उसी प्रकार टीचिंग स्किल भी जो है, टीचिंग स्किल में साइंस भी होता है, आर्ट्स भी होता है। आर्ट्स में क्या है? कला, रोचक बनाना, जहाँ पर रोचकता बनाई जाती है, जहाँ भावनात्मक जुड़ा होता है, वो कला का पक्ष है। लेकिन जहाँ पर हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, पाठ्यक्रम को एक खाके में रखते हैं, टेबल में रखते हैं कि आज इतना पढ़ाना है, ये टॉपिक करना है, वो विज्ञान का पार्ट हो गया। तो उसमें टीचिंग को जो रोचक बनाने के क्या किया जा सकता है? जैसे हम यहाँ पर देखिए, आपको पढ़ाई में ध्यान रहे इसलिए हम बीच बीच में जो आपको कार्टून्स दिखाते हैं, बीच बीच में आपको ड्राइंग करके दिखाते हैं। पढ़ाते समय हम आपको उदाहरण ऐसे देते हैं जिसमें जो ड्रॉ करके दिखाया जाए, भले ही मेरी ड्राइंग बहुत खराब हो गई है अभी, लेकिन पहले अच्छी थी। तो इस प्रकार से जो है पढ़ाना होता है, उससे क्या होता है? रोचकता निर्माण होती है। बीच बीच में प्रश्न पूछे जाते हैं, पिछली क्लास के प्रश्न पूछे जाते हैं, आपके बारे में पूछा जाता है, आपके कमेंट्स को देखा जाता है। ये सारी जो है रोचकता, जैसे पीपीटी में अलग अलग कलर से जो हाईलाइट किया जाना चाहिए, कुछ फोटोज है तो उसको फोटोज का ऐड करना है, ये सारी जो टीचिंग स्किल में आती है। किस प्रकार से आप जो गैजेट्स का इस्तेमाल करोगे, कौन से गैजेट्स आप इस्तेमाल करोगे जिससे आपकी जो टीचिंग अच्छी हो जाए, ये सारी जो टीचिंग स्किल के अंतर्गत आता है। फिर सेंटर ऑफ एडवांस स्टडीज के डॉक्टर बी के पासी के शब्दों में, शिक्षण कौशल उन परस्पर संबंधित शिक्षण क्रियाओं का व्यवहारों का समूह है जो विद्यार्थियों के अधिगम में सुविधा प्रदान करता है। तो शिक्षण कौशल क्या है? शिक्षण कौशल का उद्देश्य क्या है कि अंत में आपको जो समझ आना चाहिए, विद्यार्थी को जो है ज्ञान होना चाहिए, उसका सिलेबस का, उसे क्या पढ़ाया जा रहा है वो समझ आना चाहिए। इतना ही है कौशल का महत्व,
शिक्षण कौशल, इतना सब कुछ काम किस लिए किया जाता है? क्योंकि आपको समझ आ जाए, आपको गाने 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 से याद करवाना, पिक्चर से याद करवाना, फिर वीडियोस दिखाना, कार्टून्स दिखाना, चित्र बनाकर दिखाना, पीपीटी में अलग अलग कलर लगाकर आपको दिखाना, ये किस लिए किया जाता है? अंत उद्देश्य क्या है आपका? अंतिम उद्देश्य क्या है शिक्षक का? कि आपको समझ आना चाहिए, चाहे जो कुछ भी करना पड़े, दुनिया की सारी बातों को लाना पड़े, लेकिन अंत में क्या करना है? आपको समझना है, आपको समझाना है। तो उसमें ये उद्दीपन, जो जैसे मैंने आपको पीछे पढ़ा है उद्दीपन, तो उद्दीपन का भी इसमें सहारा लिया जाता है टीचिंग स्किल में। उद्दीपन का मैंने अर्थ बताया था, तब शायद सबका नेटवर्क था या नहीं पता नहीं, लेकिन फिर से मैं एक बार उद्दीपन का अर्थ बता देता। उद्दीपन, क्योंकि उद्दीपन का अर्थ जो है स्टूडेंट पूछ रहे थे और उनको जो उद्दीपन का अर्थ ठीक में आ नहीं रहा था, तो हम एक बार उद्दीपन का अर्थ आपको फिर से बताएंगे। तो एक बार मैं एक नई स्लाइड यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। तो देखिए उद्दीपन का अर्थ क्या होता है, क्योंकि उद्दीपन प्रश्न शब्द आपको हर जगह पर आएगा, हम उद्दीपन पढ़ रहे हैं। यहाँ पर तो ठीक से नहीं आया। उद्दीपन का अर्थ होता है एक कक्षा है जिसमें एक टीचर है आपका, यहाँ पर ब्लैक बोर्ड है, यहाँ पर स्टूडेंट बैठे हुए हैं, ये जो ब्रैकेट दिख रहे हैं आपको ये स्टूडेंट है, समझिए ये टीचर है। और यहाँ पर जो है, जैसे अभी हमारा टाइम हो चुका है 4:55, यानी कि 5 मिनट में हमारी कक्षा छूटने वाली है। तो बहुत से स्टूडेंट यहाँ पर ऐसे होंगे कि जिनको कक्षा छोड़कर जाना है, उनको खाना खाना है, उनको चाय पीने है, उनको अलग अलग जो है काम करने हैं, तो उनका ध्यान कहाँ नहीं है? कक्षा में नहीं है, मैं जो पढ़ा रहा हूँ उस पर ध्यान नहीं है उनका। तो ये बात मैं समझता हूँ कि आपका ध्यान जो है कक्षा में नहीं है। तो फिर मैं क्या करूँगा? फिर मैं क्या करूँगा? अपने शरीर के हाव भाव से, मेरे पास जो हाथ पैर है या फिर चेहरे से ऐसे कुछ कार्य करूँगा, या फिर ऐसी कुछ बातें करूँगा जिससे आपका ध्यान आकर्षित हो। जैसे 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 आपने एक उदाहरण देखा था, तारे ज़मीन पर का मैंने उदाहरण दिया था, जैसे आमिर खान कक्षा में प्रवेश करता है तो जोकर के कपड़े पहनकर आता है, जिससे क्या है, सभी स्टूडेंट का ध्यान उसकी तरफ आकर्षित हो। उद्दीपन का अर्थ क्या होता है कि किसी भी प्रकार से चाहे कुछ भी हो जाए, शिक्षक अपने कुछ ना कुछ जानबूझकर ऐसी हरकतें करेगा जिससे जो स्टूडेंट का कक्षा में ध्यान आए, शिक्षक की तरफ ध्यान आए। उसके लिए उसे जो भी करना पड़े, जो कुछ करना पड़े वो करेगा। वो प्यार की बात करेगा, वो जीएफ बीएफ की बात करेगा, आपके बुग्गा बुग्गे की बात करेगा। ये जो जब हम जीएफ बीएफ की जो बात करते हैं ना, ये किस में आता है? उद्दीपन में आता है। क्यों करते हैं हम ये बात? जिससे ये बात आती है कि आपके कान खड़े हो जाते हैं, आपके कान खड़े हो जाते हैं, सारे के सारे स्टूडेंट जो मेरी तरफ ध्यान देते हैं। अभी जैसे मैंने ये शब्द का प्रयोग किया, सारे जितने भी स्टूडेंट है उनका ध्यान जो है मेरी तरफ आकर्षित हो गया होगा 100%। जिनका ध्यान इधर उधर था, घड़ी की तरफ था, घर में था, या फिर दूसरे व्हाट्सएप की चैट में था, तो ऐसे कुछ कार्य करना। तो ऑफलाइन कक्षा में क्या होता है? ऑफलाइन कक्षा में टीचर जो है अपने शरीर का प्रयोग करके अलग अलग जो है भावनाएं बनाकर जो है उद्दीपन का प्रयोग करता है। लेकिन ऑनलाइन टीचिंग में क्या कर सकते हैं? हम आवाज के थ्रू ही कर सकते हैं, कुछ गीत बताए, गाने बताए, कुछ फिल्मी डायलॉग बता दिए, या फिर ऐसा कुछ मनोरंजन बात बता दिए जिससे आपका ध्यान आकर्षित हो जाए। इसी क्या कहते हैं? उद्दीपन कहते हैं। उद्दीपन का एक नेगेटिव साइड कैसे, नेगेटिव उद्दीपन कैसे ला सकते हैं हम? जैसे पुराने टीचर करते थे, यानी कि चौक लेकर सिर पर मार देते थे, या फिर डेस्टर फेंक कर मारते थे, या फिर बेंच पर दो से हाथ जो है पटकते थे, जिससे सबका ध्यान टीचर की तरफ जाता था। तो ये भी उद्दीपन का एक प्रकार है। किसी भी प्रकार से जो है टीचर अपने विद्यार्थियों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करता है, कक्षा में आकर्षित करता है, पढ़ाई की तरफ आकर्षित करता है, उसे क्या कहते हैं? उद्दीपन कहते हैं। अगर कक्षा में विद्यार्थियों का ध्यान कक्षा में नहीं है, पढ़ाई में नहीं है,
उनका ध्यान पढ़ाई में लाना ही उद्दीपन कहलाता है। उसके लिए वो शरीर की भावभंगिमाओं का प्रयोग करेगा या फिर ऐसी कुछ कृत्य करेगा जानबूझकर जिससे आकर्षित हो जाए आप किसकी तरफ, कक्षा की तरफ, शिक्षक की तरफ, उसकी बातों की तरफ। इसे ही उद्दीपन कहा जाता है। तो ये उद्दीपन और उसका अर्थ तो आपने समझ लिया होगा उद्दीपन का अर्थ, जिसे भी प्रश्न आया होगा क्योंकि ये शब्द बार बार आएगा तो इसे आपको समझ लेना है उद्दीपन। तो टीचिंग स्किल हमने पढ़ ली थी, ठीक है। शिक्षण कौशल का वर्गीकरण, अब इसके बाद वर्गीकरण है। तो वर्गीकरण में फिर से यहाँ पर उद्दीपन आ गया, देखिए क्योंकि उद्दीपन शब्द बार बार आता है इसलिए मैंने आपको बता दिया। अगर अभी भी कोई डाउट हो उद्दीपन से रिलेटेड तो सब पूछ सकते हैं। मीना जी आपको समझ आ गया? रेखा जी नहीं सर। हाँ, जैसे बुग्गा बुग्गी का उदाहरण देते ही आप जैसे हंसने लग जाते हो, सभी लोग, सभी का ध्यान आकर्षित होता है, उसे ही उद्दीपन कहते हैं। उद्दीपन यानी कि कक्षा में विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करना, अपनी भावभंगिमाओं से कुछ ऐसा कार्य करता है शिक्षक जिससे कक्षा में जो है सभी स्टूडेंट आकर्षित हो जाए पढ़ाई की तरफ, ठीक है। तो आपको उद्दीपन का अर्थ समझ आ गया? जल्दी सभी स्टूडेंट जो है कमेंट कीजिए, उद्दीपन का अर्थ समझ आया हो तो हाँ हाँ कमेंट कीजिए जल्दी, जिससे मुझे पता चले, जिससे हम आगे बढ़ पाए, क्योंकि हमको सिलेबस कवर करना है। जल्दी सभी लोग कमेंट कीजिए, जितने भी स्टूडेंट है, अभी 7 स्टूडेंट मुझे लाइव दिख रहे हैं, सभी लोगों का कमेंट मुझे आना चाहिए। उद्दीपन का अर्थ समझ गए, हाँ या ना? अगर समझ गए हो तो हम आगे बढ़ेंगे, वरना आपको फिर से एक मैं समझा दूंगा उद्दीपन, क्योंकि उद्दीपन का अर्थ आपको कहीं पर मिलेगा नहीं। अगर इंटरनेट इधर उधर सर्च करोगे तो उल्टा सीधा अर्थ आपको आएगा, टीचिंग से रिलेटेड अर्थ नहीं आएगा। इसलिए इस पर टॉपिक पर जो है मैंने आपसे बात की। सभी लोग कमेंट कीजिए, उद्दीपन का अर्थ समझ आ गया जितने भी स्टूडेंट कक्षा में हैं? बीना जी ने उत्तर किया है, हाँ बीना जी को समझ आ गया है। लक्ष्मी जी को भी आ गया है। ठीक है, सभी स्टूडेंट एक बार इस कमेंट कीजिए। और कल से जो हम शिक्षण कौशल का वर्गीकरण जो पढ़ेंगे, नया टॉपिक है ये इसमें, तो कल से पढ़ेंगे क्योंकि अभी आज का समय हो गया है। तो कल शिक्षण कौशल का वर्गीकरण पढ़ेंगे हम, उसमें भी उद्दीपन का जो है, उद्दीपन की भिन्नता, विन्यास, प्रेरणा, ये सारी बातें जो है कल की क्लास में पढ़ेंगे। विषयवर्ण, शिक्षक, मौन एवं अशाब्दिक संकेत, विद्यार्थियों की मजबूत भागीदारी, फिर प्रश्नों की प्रभावशीलता, ये सारी बातें जो है कल पढ़ेंगे। किसके अंतर्गत पढ़ेंगे? ये शिक्षण कौशल का वर्गीकरण करेंगे। जो टीचिंग स्किल है उनको हम डिवाइड करके पढ़ेंगे, क्या क्या होता है उसमें स्किल में। तो ये सारी स्किल है, टीचिंग की स्किल है, किस प्रकार है कक्षा को जो हम जो ज्यादा प्रभावी बना सकते हैं, उसके जो है ये सारे पॉइंट्स है, की पॉइंट्स। और ये आपको ठीक से पढ़ने हैं क्योंकि ये परीक्षा में आते हैं, परीक्षा के बाद आपको पढ़ाना है, क्योंकि आप में सारे के सारे जो लोग हैं स्टूडेंट टीचर बनने वाले। अगर आपका दूसरा कोई फैकल्टी होती, आपको अगर इंजीनियर डॉक्टर होना होता तो मैं इतना ध्यान नहीं देता इस पर, क्योंकि आपको भविष्य में
पूरी जिंदगी इसी में खपानी है। तो इसीलिए इन सभी पॉइंट को ठीक से पढ़िए, वरना आप एक एवरेज टीचर बन के रह जाओगे, आप कोई किसी फेवरेट टीचर किसी के नहीं बन पाओगे। तो आपको अगर फेवरेट टीचर बनना है सभी का, तो ये सारी पॉइंट्स जो है आपको समझने होंगे ठीक से। ठीक है, आज की कक्षा यहाँ पर हम समाप्त करेंगे। कल इसी समय हमारी अगली कक्षा होगी। रिकॉर्डिंग क्लासेस के स्टूडेंट जो है कमेंट किया कीजिए। रिकॉर्डिंग क्लासेस के स्टूडेंट में से किसी को उद्दीपन का अर्थ अगर समझ नहीं आया होगा तो वो भी कमेंट करेगा आज की क्लास में। आज की क्लास में जो भी हमने पढ़ा उसमें कोई डाउट हो, विगत 11 क्लास और आज की 12वीं क्लास में 12 क्लास में कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो कमेंट कर सकता है। फर्स्ट पेपर की, सेकंड पेपर की, दोनों पेपर में भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कहीं पर भी कमेंट कर सकते हो। यहाँ पर भी फर्स्ट पेपर या सेकंड पेपर की बात पूछ सकते हो आप, क्योंकि सेकंड और फर्स्ट पेपर दोनों में ही पढ़ाता हूँ, तो आप यहाँ पर भी आप उसकी बात कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो आज की कक्षा हम यहीं पर समाप्त करेंगे। ठीक है, स्नेहा जी, रेखा जी, मनीष जी और जो संगीता जी, लक्ष्मी जी, बीना जी, आज जितने भी स्टूडेंट जुड़े हुए थे हमारे क्लास में, सभी का धन्यवाद। तो आज की क्लास जो है यहीं पर हम समाप्त करेंगे।